हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जब प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक आलीशान क्रूज शिप एंटोनिया ग्राजा न्यूयॉर्क की ओर अपनी यात्रा पर था। इस विशालकाय जहाज पर 600 से ज्यादा यात्री सवार थे, जो अपनी जिंदगी के सबसे शानदार पल जी रहे थे। जहाज पर पार्टी पूरे शबाब पर थी। एक खूबसूरत सिंगर अपनी मखमली आवाज में गाना गा रही थी और लोग झूमते हुए डांस कर रहे थे। हर चेहरे पर खुशी थी, हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। तभी जहाज के इंजन रूम में एक अजीबोगरीब घटना होती है। एक रहस्यमयी आदमी एक लीवर को ऊपर खींचता है और पलक झपकते ही एक धारदार स्टील का तार जहाज के पूरे डेक पर तेजी से दौड़ता है। ये तार इतना नुकीला था कि वो रास्ते में आने वाले हर इंसान को 2 हिस्सों में चीरता चला जाता है। देखते ही देखते 600 यात्रियों से भरा वो जहाज एक पल में कत्लगाह में बदल गया। हर तरफ खून और मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। ये एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक मंजर था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस खूनी खेल में सिर्फ एक छोटी बच्ची केटी बच जाती है। उसकी कम हाइट की वजह से तार उसके सर के ऊपर से निकल जाता है और वो इस नरसंहार की अकेली गवाह बन जाती है। ये मंजर आंखों में लिए जहाज गहरे समुद्र में गुम हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है, यानी साल 2002 में। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो समुद्री जहाजों को बचाने और कबाड़ के तौर पर बेचने का काम करते हैं। वे अपनी टग बोट की मदद से एक बड़े पुराने जहाज को खींचकर ले जा रहे थे। तभी अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। ग्रुप का लीडर मर्फी नाम की एक लड़की को उस पुराने जहाज पर भेजता है। मर्फी का काम था उस जहाज को बांधने वाले तार को काटना, ताकि अगर वो जहाज डूबे भी तो उनकी टग बोट उसके साथ ना डूबे। मर्फी जब पुराने जहाज पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और उसमें तेजी से पानी भर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि ये जहाज अगले 5 मिनट में पानी में समा जाएगा। मर्फी ये बात अपने लीडर को बताती है, जो उसे तुरंत तार काटने और टग बोट पर वापस आने का आदेश देता है। टीम के 2 और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और उसे जहाज छोड़ने को कहते हैं, लेकिन मर्फी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे और वो इसे ऐसे ही डूबने नहीं दे सकती थी। मर्फी जहाज को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। उसे देखकर उसके दोनों साथी भी औजार लेकर उसके पीछे कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर किसी तरह जहाज को डूबने से पहले ही उसकी दरार को वेल्ड कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। इस जहाज को बेचकर वे अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, जिसे लीडर अपनी टीम में बराबर बांट देता है। इसी बीच जैक फेरीमैन नाम का एक रहस्यमय आदमी इन लोगों पर काफी समय से नजर रख रहा था। उसने इनकी बातचीत सुनी और जान गया कि ये लोग समुद्र में गुम हुए जहाजों को ढूंढकर बेचते हैं। जैक उनके पास आता है और टीम के लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसमें अथाह खजाना छुपा हुआ है। जैक उसी एंटोनिया ग्राजा जहाज की बात कर रहा था जो 40 साल पहले गायब हो गया था। टीम के लीडर ने भी उस रहस्यमय जहाज के बारे में सुना था। वो जानता था कि कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को सफलता नहीं मिली। जैक कहता है कि उसे पता है कि वो जहाज समुद्र के किस हिस्से में है और अगर वे उसे ढूंढ निकालते हैं तो रातों रात अमीर बन जाएंगे। पैसों का नाम सुनते ही टीम के सभी सदस्य इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन वे अपनी टग बोट में एंटोनिया ग्राजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वे समुद्र के एक वीरान इलाके में पहुंचते हैं। तभी टीम के एक सदस्य को जहाज के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज यहीं कहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशालकाय डरावना जहाज आ जाता है। ये वही एंटोनिया ग्राजा था जो अब एक भूतिया रूप ले चुका था। इस जहाज को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वे मालामाल हो जाएंगे। टीम का लीडर 2 लोगों को टग बोट में रहने को कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने जहाज की जांच के लिए अंदर जाता है। अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं। लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वे उन आवाजों का पीछा करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है, जो कि असंभव था। कुछ देर बाद घड़ी का कांटा अचानक रुक जाता है, जिससे उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। वे जहाज की और जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जहाज पूरी तरह से बिखर चुका था। हर चीज टूटी हुई थी और लोहे पर जंग लग चुका था। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी फ्लोर टूटने की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है। जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तो उसे नीचे एक छोटी लड़की दिखाई देती है। ये वही केटी थी जो 1962 में उस नरसंहार की अकेली गवाह थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी।
इसका मतलब था कि ये उस लड़की की आत्मा थी। मर्फी उसे दोबारा देखती है तो लड़की अचानक गायब हो जाती है। मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है, लेकिन वो बेहद डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या केवल एक वहम। ये जहाज बहुत बड़ा था, इसलिए वे उसे और एक्सप्लोर करने लगते हैं और चलते चलते जहाज के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। 40 साल पहले डिजिटल वॉच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्हें समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आया था। इसके बाद वे सब वापस अपनी टग बोट पर आते हैं। टीम का लीडर अगले दिन जहाज को टग बोट से बांधकर ले जाने का फैसला करता है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि जहाज में एक बहुत बड़ा छेद है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। लीडर कहता है कि इस हालत में जहाज को ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें ढेर सारा पानी जमा हो चुका है, जिससे उसका वजन कई गुना बढ़ गया है। वे फैसला करते हैं कि पहले वे छेद को वेल्ड करके बंद करेंगे और फिर जहाज के अंदर जमा सारा पानी निकालकर उसे टग बोट से बांधकर ले जाएंगे। लीडर की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी छेद को रिपेयर करने में लग जाते हैं और कुछ जहाज के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने में। मर्फी खजाने की तलाश में आगे बढ़ते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल पर ढेर सारे गोलियों के निशान देखकर वो हैरान रह जाती है। जब वो स्विमिंग पूल से ऊपर आ रही होती है, तभी एक बार फिर से वही लड़की केटी मर्फी के सामने आ जाती है। डर के मारे मर्फी वापस पूल में गिर जाती है। उसका सिर तेजी से पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन पूल उसके खून को सोख लेता है। मर्फी एक बार फिर ऊपर देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और अब वहाँ जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि उसने अभी अभी यहाँ एक लड़की देखी है, पर पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि ये उसका वहम होगा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और उनके यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने जहाज के कैप्टन का कमरा मिल जाता है। कमरा काफी बुरी हालत में था। रिसर्च करने पर उसे कुछ भी खास नहीं मिलता, लेकिन जब उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो वो देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है, जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर गया हो। लीडर जैसे ही इस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और शीशे में उसे इस पुराने जहाज का कैप्टन दिखाई देता है। ये देखकर लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके हाथ से शराब की ग्लास गिरकर टूट जाती है और वो डर के मारे वहां से निकल जाता है। इस जहाज पर सभी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। टीम का एक साथी मार्क उसे जहाज पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जहाज के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थी। मर्फी और जैक डर के मारे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। पर मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी एक दूसरे रूम से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज के करीब आते हैं और उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटाकर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है। जब सब यहाँ पहुँचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 और बॉक्स मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स पड़ी हुई थी। ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे रातों रात अमीर हो गए थे। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद वे फैसला करते हैं कि इस जहाज को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना यहाँ से लेकर जाएंगे, जिसके बाद वे सारा का सारा गोल्ड अपनी टग बोट पर रख देते हैं और अब वे यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट को चलाने वाला कैप्टन बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन की सफाई करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टग बोट में रखा गया सिलेंडर का वाल्व अपने आप चालू हो गया है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाता है। वहीं मर्फी एक बार फिर से उसी लड़की केटी को देखती है, जो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही होती है, जैसे वो मर्फी को कोई बात बताना चाहती हो। पर तभी उसे कोई पकड़कर नीचे धकेल देता है। जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन को ऑन करता है, तभी सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरे बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान जहाज पर फंस चुके थे। सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ से निकलने का जो टग बोट था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनका एक साथी मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी
और अब उसे लगता है कि वो कभी भी इस जहाज से बचकर नहीं जा पाएगा। परेशानी में मार्क वहाँ रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी कंफ्यूज्ड होती है कि उसे बार बार वो लड़की क्यों दिखाई दे रही है, इसलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो जहाज के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लड़की उसे दिखाई दे रही है उसका नाम केटी है। रिसर्च करते हुए वो केटी के रूम तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलते हुए उसे केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे तैसे करके मर्फी खुद को संभालती है और उस ढांचे के गले में लटके लॉकेट को उतार कर देखती है, जिसमें उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। केटी कहती है कि वो लॉकेट बंद मत करना, क्योंकि बहुत साल बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। मर्फी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है, पर जब वो लॉकेट को केटी के हाथ में देने लगती है तो लॉकेट केटी के हाथ से आर पार चला जाता है। और अब जाकर मर्फी को यकीन हुआ कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर और भी कई सारे लोगों की आत्माएं कैद हैं और तब तक ये आत्माएं यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकती जब तक उस आदमी को ना मारा जाए जो लोगों की आत्मा को यहाँ पर कैद करता है। मर्फी केटी से पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसने उसे और बाकी लोगों की आत्माओं को यहाँ कैद कर रखा है। केटी जैसे ही मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, तभी अचानक छत पर कुछ अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मर्फी से कहती है कि जल्द से जल्द इस जहाज से तुम लोग निकल जाओ, वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद केटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे। उसके आसपास पड़े सभी टेबल और चेयर्स हिलने लगते हैं। देखते ही देखते सब कुछ रिपेयर होकर नया हो गया और 40 साल पहले जो लोग इस जहाज में मारे गए थे वे दोबारा से मार्क के सामने जिंदा खड़े हो गए। मार्क बीच में खड़ा था, जिसके चारों तरफ लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। शुरू में तो मार्क को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये सब शराब का कमाल है। अगले ही पल वो लेडी सिंगर मार्क के करीब आ गई और वो मार्क के साथ इंटीमेट होने लगी। लेडी सिंगर पूरी तरह से मार्क को अपने वश में करके अपने पीछे लगा देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। बेवकूफ मार्क को पता ही नहीं चलता कि ये सिंगर उसे एक ट्रैप में फंसा रही है। वो लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाने लगती है। मार्क इस सिंगर को हासिल करने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं हमें टीम के लीडर को दिखाया जाता है, जो इस पुराने जहाज के कैप्टन के रूम में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरकने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने इसी जहाज के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। ये देखकर टीम का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब जहाज का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने के लिए देता है। साथ ही वो उसे फोटो देता है, जिसमें एक जहाज होता है जिसका नाम लोरेलाई है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले उनके पास एक आदमी आया था, जिसने उन्हें लोरेलाई शिप के बारे में बताया। उसने कहा कि लोरेलाई शिप में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब उन्होंने लोरेलाई शिप को रेस्क्यू किया, तब उन्हें सच में वो सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम के लीडर को एक दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वो आदमी है जिसने उन्हें लोरेलाई शिप का बताया था। टीम का लीडर उस आदमी की फोटो देखकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था। और ये फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद भी आज भी उसकी उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे 40 साल पहले दिखता था। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। ये सब समझते ही टीम का लीडर जल्द ही अपनी टीम को इस जहाज से निकालना चाहता था। वो जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टब बोट में गैस खुलने की वजह से ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये ब्लास्ट में मारे जाने वाले आदमी की आत्मा होती है, जो टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लीडर उससे खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके सामने मर्फी आ जाती है। अब ब्लास्ट में मारे जाने वाले आदमी की आत्मा तो गायब हो जाती है, पर टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा उसी ब्लास्ट में मारे जाने वाले साथी की तरह दिख रहा होता है, जो कुछ देर पहले भूत बनकर उसके पीछे आ रहा था। इसीलिए टीम का लीडर मर्फी को भूत समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर को घायल कर देती है। लेकिन इससे टीम के लीडर का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। वो दोबारा से मर्फी पर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इससे पहले कि वो मर्फी को मार पाता, तभी पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे के रॉड से सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और जैक को भी समझ आ गया था कि टीम के लीडर को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई है। इसीलिए वो टीम के लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबको उसके खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो ये हमने से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जैक की बात ठीक लगती है, इसीलिए ये लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ना मिलने पर ये लोग प्लान के मुताबिक जहाज को रिपेयर करने के काम में लग जाते हैं। जल्द ही जहाज में जिस सुरंग से पानी अंदर आ रहा था, उस सुरंग को ये लोग वेल्ड कर देते हैं और पंप के जरिए जहाज के अंदर जमा हुआ पानी बाहर निकालने लगते हैं।
मर्फी देखती है कि उनका एक साथी मार्क कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए मर्फी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने उस लड़की की आत्मा एक बार फिर से आ जाती है, जो उसे दिखाती है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वो मर चुका है। ये मार्क होता है जो लेडी सिंगर को पाने के चक्कर में मारा गया। और अब ये लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखकर उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जहां ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जब सब के सब जहाज में मारे गए थे। उस रात जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और ये सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद था इस जहाज पर मौजूद सारा गोल्ड चुराना। इन लोगों ने कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार डाला, कुछ लोगों को तार से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए और कुछ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। उन्होंने केटी को उसके रूम में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इन सब के पीछे थी वही लेडी सिंगर जिसने गोल्ड लूटने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था और अपने लोगों की मदद से उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। अब सारा गोल्ड उनके कब्जे में था। जहाज का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वो अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि सारा गोल्ड अब उसी का हो चुका है, क्योंकि जहाज पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था और वो लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से ये सब देख रही होती है और तभी वो इस गेम के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है जो इन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ पर लेकर आया। मर्फी को अब सारा खेल समझ आ जाता है। जहाज में छेद हो चुका था और वो धीरे धीरे पानी में डूब रही थी, इसलिए जहाज को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जहाज को डूबने से बचा सकें। इसलिए जैक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब जहाज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जैक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वो इन सबको भी मार देगा। ये सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि उन्होंने जैक की बातों में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी अपने लीडर की जान बचाने के लिए उसके पास दौड़ कर जाती है, लेकिन अब टैंक में पानी भरने की वजह से लीडर की मौत हो गई होती है। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर टैंक का कांच बहुत ही मजबूत था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी लीडर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास आती है जिसका नाम डॉज है। मर्फी डॉज को जैक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जैक तुम्हें जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो, मैं अपने एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है, जिसे मर्फी ने कहा था कि जैक जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो। डॉज जैक से कहता है कि यहीं पर खड़े रहो और अपनी जगह से हिलना मत। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि मर्फी ने इसे मेरी सारी सच्चाई बता दी है। तब जैक डॉज को बातों में उलझाकर डॉज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की होशियारी समझ जाता है और वो फौरन जैक पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जैक दूर जा गिरता है। जिसके बाद डॉज जैक के पास आता है और देखता है कि जैक मारा जा चुका है। ये देखकर डॉज वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी भी मरा नहीं है। दूसरी तरफ मर्फी अपने जिस साथी को ढूंढने गई थी, मर्फी को पता चल जाता है कि वो पानी में मारा गया है। अब डॉज के अलावा मर्फी के सारे साथी मारे जा चुके थे, इसलिए मर्फी फैसला करती है कि वो इस पूरे जहाज को तबाह कर देगी। जिसके बाद मर्फी जहाज के हर एक कोने में बॉम्ब फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डॉज आ जाता है। डॉज मर्फी को बताता है कि मैंने जैक को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरने वाला है, क्योंकि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। इसलिए हमें ये पूरी जहाज ब्लास्ट करनी होगी ताकि जैक हमारी तरह और किसी इंसान को यहाँ लाकर ना फंसा सके, और जैक ने जितने भी सोल्स को इस जहाज में कैद कर रखा है वे सभी आज़ाद हो जाएंगे। डॉज यहाँ पर गुस्से से मर्फी को समझाता है कि हमें जहाज को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जहाज में रखा सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा और हमें बिना गोल्ड हासिल किए खाली हाथ घर लौटना होगा। मर्फी कहती है कि ये गोल्ड दरअसल जैक का एक चाल है जो हम यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में ये जहाज ब्लास्ट करनी होगी। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने डॉज को भी मार दिया था। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह से तुम समुद्र में फंसी हुई जहाज़ों को जमा करती हो, उसी तरह से मैं आत्माओं को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए, जिसके बदले मुझे ये काम दिया गया, और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ, जिसके लिए मुझे जहाज़ की ज़रूरत है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जहाज़ को ब्लास्ट करो। जैक मर्फी को एक चांस देता है। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस जहाज़ को ब्लास्ट नहीं करना होगा। पर मर्फी उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद जैक एक लोहे के रॉड से उस पर हमला कर देता है, जिससे मर्फी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
तब मर्फी एक तीर चलाकर उस बॉम्ब वाले रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद फौरन पानी में कूद जाती है, जिसके बाद जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से जहाज पानी में डूबने लगती है और मर्फी पानी के अंदर जहाज के नीचे फंस चुकी होती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं। पर तभी वहां पर केटी की आत्मा आती है, जो मर्फी को हाथ से पकड़कर ऊपर का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जितने भी आत्माओं को कैद कर रखा था, वे सभी आत्माएं आजाद हो गई हैं। मर्फी बड़ी मुश्किल से ऊपर सरफेस पर आ जाती है और वो देखती है कि जहाज में जितनी भी आत्माएं थीं, वे सब अपनी असली दुनिया में जाने लगे हैं। दरअसल यहाँ जितनी भी आत्माएं थीं, वे सभी जैक के गुलाम थे। सिर्फ केटी की आत्मा उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की आत्मा पवित्र थी, जिस वजह से जैक उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए केटी की आत्मा बार बार मर्फी की मदद कर रही थी। यहाँ मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है और तभी वो एक जहाज तक पहुंच जाती है, जो जहाज उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वो अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और जहाज का जितना भी गोल्ड था वो उस गोल्ड को एक दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस गोल्ड के लालच में वो और भी लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। और इसी के साथ घोस्ट शिप की ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है कई सवाल और एक अजीब सी बेचैनी। क्या जैक हमेशा ऐसे ही आत्माओं का शिकारी बना रहेगा? क्या कोई उसे कभी रोक पाएगा? ये फिल्म हमें दिखाती है कि लालच किस कदर इंसान को शैतान बना सकता है और कैसे कुछ आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत दिखने वाली चीजें भी सबसे खतरनाक हो सकती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।